Good morning everyone. Welcome to TS Santa School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject History of class 10th. We start with chapter number 2, Nationalism in India. Come to page number 68. In the last previous video we are completing the first paragraph of this page. Now come to the second paragraph of this page. लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि दलित्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, किस तरीके के उनका रोल रहा था पार्टिसिपेशन के अंदर. नाउ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे उन्होंने दलित्स के लिए एक डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाया था 1930 के अंदर. क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. अब उन्होंने ये एसोसिएशन बनाया और एसोसिएशन बनाने के बाद में गांधी जी के खिलाफ वो चले गए थे बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स. उन्होंने गांधी जी के खिलाफ जाते हुए ये डिमांड रखी कि हमें क्या चाहिए, एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, किसके लिए, दलित के लिए. व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसर्नड अम्बेडकर्स डिमांड गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेन. अब ये जो उन्होंने डिमांड रखी थी वो कहाँ रखी थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर रखी थी, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स भी थे. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी ये डिमांड मानने के लिए हाँ कर दिया. उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको अलग से आपका इलेक्टोरेट दलित के लिए दे देंगे. उनकी ये डिमांड सुनने के बाद में, ये डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट के मानने के बाद में गांधी जी ने फास्ट रखा और वो आजीवन अनशन के लिए चले गए. ही believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into unity. गांधी जी का क्या मानना था कि अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा तो इंडिया को जो एक बनाने का जो उनका सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यानी कि लोग ऐसे इस तरीके से क्या होते जाएंगे, बंटते जाएंगे, आपस में मिलजुल के रहने की बजाय वो लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे. अम्बेडकर ultimately accepted Gandhi's position and the result was the Pune Pact of September 1932. अम्बेडकर ने गांधी जी की ये बात मानी कि गांधी जी सही कह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो हमारा देश कैसे आज़ाद होगा. इसके लिए उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया सितंबर 1932 के अंदर. It gave the depressed classes reserved seats in provincial and central legislative council, but they were to be voted in a general electorate. अब उन्होंने ये पैक्ट साइन किया, उसके बाद में क्या हुआ, उनके लिए सीट्स अलग रख दी गई, दलित्स के लिए अलग से सीट रख दी गई इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर. जबकि वोटिंग जो होती थी वो नॉर्मल जिस तरीके से जनरल वोटिंग होती थी उसी तरीके से वोटिंग होती थी, लेकिन सीट्स उनके लिए अलग निकाल दी गई. द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्रेसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट. अब दलित्स के साथ में जो ये कांग्रेस का मूवमेंट चलाया गया तो ये मूवमेंट क्या बन गया, नेशनल मूवमेंट बन गया. दलित के कांग्रेस मूवमेंट के अंदर आने के बाद में ये क्या बन गया, नेशनल मूवमेंट बन गया. Some of the Muslim political organization in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. अब कुछ मुस्लिम्स जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर नहीं आए थे. कुछ लोग अभी भी अछूते हुए थे जो मुस्लिम्स थे, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था. After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. अब जब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हो गया था, बंद हो गया था, तो मुस्लिम्स जो थे उनको क्या हुआ, उन्होंने कांग्रेस के अंदर पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया. उन्होंने लास्ट सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस. उनको क्या लगा कि हमें कांग्रेस से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, अलग निकाल दिया गया है. फ्रॉम द मिड 1920s the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religion nationalist group like the Hindu Mahasabha. अब 1920 के अंदर कांग्रेस का जो रूप था वो क्या देखने को मिला था, एक हिंदू महासभा देखने को मिला था. यानी कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स थे वो कौन थे, हिंदू रिलीजन्स के थे. एज relations between Hindus and Muslims worsened, each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. अब हिंदू मुस्लिम्स का जो रिलेशन था वो इतना ख़राब हो चुका था कि अलग अलग पार्ट में वो लोग डिवाइड हो गए थे और अपनी खुद की मिलिटेंट वगैरह बनाने लग गए थे. अपनी खुद की फोर्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था और इंडिया के अलग अलग सिटीज़ के अंदर, अलग अलग पार्ट के अंदर उन लोगों के बीच में क्लैशेस और रूट्स चालू हो गए थे. Every route depend the distance between two community.
अब जो भी झगड़ा उनके बीच में होता था उससे उन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती थी। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू री नेगोशिएट द अलायंस एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच अ यूनिटी कुड बी फॉर्म। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो बनाई गई थी, किस लिए बनाया गया था, एक अलायंस रखा गया था 1927 के अंदर, ताकि उन दोनों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली दैट वर टू बी इलेक्टेड। अब मेन क्वेश्चन ये था कि अब आने वाले टाइम में जो असेंबली बनाई जाएगी, जो कांग्रेस के अंदर जो असेंबली बनेगी, उसके अंदर कौन कौन आएगा, कौन इलेक्ट किया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग। याद रखना आप, मुस्लिम लीग का जो मेन लीडर था, वो मेन लीडर कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। उसने क्या डिमांड की कि हमें क्या दे दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए। इफ़ मुस्लिम वर assured reserved seat in the Central Assembly and representation in the proportion to population in the Muslim dominated provinces। जिन्ना ने क्या बोला कि हमारे लिए एक सेपरेट से इलेक्टोरेट रखा जाए और सेंट्रल असेंबली के अंदर हमको सीट्स दी जाए, हमारे लिए सीट्स रिजर्व की जाए, और जहाँ पर पॉपुलेशन हमारा ज़्यादा है, जैसे कि बंगाल और पंजाब की उन्होंने बात कही कि वहाँ पर जहाँ हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव दिए जाए। Negotiations over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue at all parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise। अब उन दोनों के बीच की दूरी ख़त्म ही होने वाली थी, मतलब मुस्लिम और हिंदू एक होने ही वाले थे इस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, लेकिन ये जो उनका जो दोनों का एक होने का जो ज़रिया था वो कब ख़त्म हो गया, जब M.R. जायकर कौन थे, एक हिंदू महासभा के मेंबर थे, जिन्होंने स्ट्रांगली अपोज कर दिया कि हम किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह की हमारी कोई सीट किसी मुस्लिम को नहीं देंगे। उनका ये बोलने के बाद में दोनों के बीच के जो रिलेशंस थे वो वापस से ख़राब हो गए। व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड there is an atmosphere of suspicion and distress between community। अब जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू किया गया था तो दोनों के बीच में बहुत डिस्ट्रैक्शन थे, बहुत दूरियां थी दोनों के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में। एलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल फॉर अ यूनाइटेड स्ट्रगल। और बहुत टाइम तक इन दोनों को एक यूनिटी के अंदर नहीं बांधा गया था। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटरेक्शंस एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया। अब जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो बुद्धिजीवी थे मुस्लिम्स के, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे मुस्लिम कम्युनिटी के, उन्होंने क्या बोला कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, अगर हिंदू मुस्लिम ऐसे ही अलग अलग रहे, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी जो कम अमाउंट में है, जो माइनॉरिटी के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया के अंदर है, वो एक टाइम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, उसका कोई स्टेटस इंडियन सोसाइटी के अंदर नहीं रहेगा। दे फियर दैट the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority। उनको ये डर सताने लगा कि हमारा जो माइनॉरिटी का जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी का जो कल्चर है, वो हिंदू मेजोरिटी के वजह से क्या हो जाएगा, दब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कल्चर है, वो हिंदू कल्चर के नीचे दब कर ख़त्म हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of same nation when they discover some unity that binds them together। But how did the nation become a reality in the mind of people? How did people belonging to different communities, regions or language group develop a sense of collective belonging? अब नेशनलिज्म जो था, नेशनलिज्म क्या होता है, जो देश प्रेम की जो भावना होती है वो क्या कहलाती है, नेशनलिज्म। नेशनलिस्ट जो था वो कम्युनिटी के सभी लोगों के लिए था, और कम्युनिटी के सभी लोगों को एक साथ मिलाकर एक कंट्री, एक सिंगल कंट्री, एक सिंगल नेशन बनाने की जो भावना थी वो क्या था, नेशनलिस्ट था। कि देश के अंदर जो अलग अलग रिलीजन, जो अलग अलग धर्म, जो अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन सबको मिलजुल के एक साथ रहना है, और उन सब के लिए एक ही कंट्री है, वो कंट्री क्या है, इंडिया। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। अब ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग था, यानी कि सब एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर जो रहना चाहते थे, वही क्या था, यूनाइटेड स्ट्रगल था। यानी कि अगर सब लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर रहेंगे तो ही वो यूनिटी के अंदर स्ट्रगल लड़ सकते हैं, किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। बट देयर वर ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ क्लस्टरल
cultural processes through which nationalists capture people's imagination. History and fiction, folklore and songs, popular print and symbols are all played a part in making of nationalism. अब जो कल्चर लोगों का था उस कल्चर के बिहाव पर ही लोगों को समझाया गया कि हमारा कंट्री अलग अलग कल्चर होने के बाद भी क्या है, एक है। फिक्शंस बनाए गए, पिक्चर्स वगैरह बनाते थे, फोकलोर बनाते थे, सॉन्ग्स बनाते थे, पॉपुलर प्रिंट और सिंबल्स वगैरह बनाए गए ताकि लोगों को समझाया जा सके कि हम सब एक हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू नो इज मस्ट ऑफन सिम्बलाइज इन अ फिगर और इमेज। एक कंट्री का आइडेंटिटी बनाया गया, एक सिंगल फिगर बनाया गया, एक सिंगल इमेज बनाया गया कंट्री का जिसमें ये बताया गया कि हमारा एक ही देश है। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, जिससे लोगों को पता चला कि हमारा नेशन क्या है, वो अपने नेशन को आइडेंटिफाई कर पाए। It was in the 12th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। इम्पॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है ये कि 12th सेंचुरी की बात है। 12th सेंचुरी के अंदर नेशनलिस्ट लोगों के अंदर फैलाने के लिए, नेशनलिस्ट की भावना लोगों में जागृत करने के लिए, जगाने के लिए एक इमेज बनाई गई। किसकी इमेज बनाई गई? भारत माता की इमेज बनाई गई। द इमेज ऑफ फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने बनाई थी ये इमेज? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये सब आपको लर्न करना है, जो मैं अंडरलाइन करती हूँ। इन द 1870s ही रॉट वंदे मातरम। 1870 के अंदर उन्होंने क्या लिखा था? वंदे मातरम लिखा था एज आ हिम टू द मदरलैंड, कि हमारे देश का ये क्या है, एक ऐसा मंत्र है जिससे हम आज़ाद हो सकते हैं। कौन सा मंत्र? वंदे मातरम। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नोबेल। उसके बाद उन्होंने उसको अपने नोबेल के अंदर ऐड कर लिया। क्या नाम था उस नोबेल का? आनंद मठ। एंड वाइडली सेंग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। और सभी लोगों ने मिलके वंदे मातरम गाया था। कहाँ पर? स्वदेशी मूवमेंट जो बेंगलोर के अंदर हुआ था वहाँ पर ये वंदे मातरम गाया गया था। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अभिनंद्रनाथ टैगोर प्रिंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। अब क्या हुआ? इस मूवमेंट में ऐड करने के लिए अभिनंद्रनाथ टैगोर ने एक फेमस इमेज बनाई थी। किसकी? भारत माता की। इन दिस प्रिंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज अ एस्थेटिक फिगर, शी इज काम। कैसी इमेज थी? बहुत शांत, काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल इमेज उन्होंने बनाई थी। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, एडेड, सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वॉज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिसंस। Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. अब जो ये भारत माता की इमेज थी वो सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट की थी। अलग अलग आर्टिस्ट ने इसमें कलर किए थे, अलग अलग आर्टिस्ट ने अपने तरीके से इसके अंदर एडिशन किए थे और लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया था। और डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वन नेशनलिज्म। इस मदर के लिए, भारत माता के लिए जो लोगों के अंदर जो डिवोशन था, जो लोगों के अंदर जो फीलिंग थी कि ये हमारी माता है, जो उनको मानते थे कि ये हमारे माता है और ये ही हमारा कंट्री है, यही हमारा नेशनलिस्ट है, इससे उनके अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग क्या हो गई थी? क्रिएट हो गई थी। फिगर 12 दिस इज भारत माता, जो किसने बनाई थी? अभिनंद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1905 के अंदर। नाउ आइडियाज ऑफ नेशनलिस्ट ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। इंडियन फोकलोर, कुछ गाने गाए जाते थे, देशभक्ति के गीत गाए जाते थे ताकि लोगों को समझाया जाए कि हमारा देश एक है। इन लेट 19th century इंडिया, नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डेड फोक टेल्स सैंग बाय बार्ड्स एंड दे टॉट विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स। अब 19th सेंचुरी के अंदर क्या होता था? नेशनलिस्ट बनाने के लिए, नेशनल लोगों के अंदर क्रिएट करने के लिए फोक टेल्स को गाया जाता था और गांव-गांव जाकर के वो वहाँ पर गाते थे और समझाते थे कि हमारा देश एक है। These tales they believe gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces। और ये उनकी कोशिश थी कि हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको हम बचा कर रख सकें। जो आउटसाइड फोर्सेस हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने हमारे कल्चर को जो दबा दिया है, ख़त्म कर दिया है, उसका प्रेजेंस सोसाइटी में से हटा दिया है, तो उसको वापस से प्रेजेंट करने के लिए वो ये गाने गाकर लोगों को समझाया करते थे। इट वॉज इसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's part। ये बहुत ज़रूरी था कि इस फोक ट्रेडिशन के बारे में लोगों को बताया जा सके और एक नेशन की, एक कंट्री की एक सिंगल आइडेंटिटी बनाई जा सके और हमारा जो पास्ट है उसको बुला करके हम नए दौर के अंदर शुरुआत करें। इन बंगाल
Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk revival in Madras. Natesa Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, The Folklore of Southern India. He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. Now, बंगाल के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने बैलेट्स, नर्सरी राइम्स और मिथ्स, इन सारी चीज़ों को उन्होंने कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद में उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया था, मूवमेंट फोक रिवाइवल, उसके अंदर उन्होंने इन सारी चीज़ों से जान डाली थी उस मूवमेंट के अंदर। इन मद्रास के अंदर नटेसा शास्त्री जो थे उन्होंने पब्लिश की थी एक 4 वॉल्यूम की एक बुक उन्होंने पब्लिश की थी, कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, जिसके अंदर तमिल की फोक टेल्स, फोक कहानियाँ थी। द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, जिसको क्या नाम दिया गया था, फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, की सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया की वहाँ पर जो कहानियाँ थी, ही किस्से थे। ही बिलीव दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर, और जो फोकलोर है, जो ये कहानियाँ हैं, जो ये किस्से हैं, कहानियाँ बता करके लोगों को समझाया जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, हमें कैसे हमारे देश को आज़ाद करना है, क्या हमारी रियल लाइफ है, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती थी और उनके थॉट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर कहानियों के अंदर डाले जाते थे। थॉट्स, उनकी व्यूज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स कहानियों के अंदर दे करके उनको समझाया जाता था कि आपका क्या रोल है और आपको क्या प्ले करना है, किस तरीके से आपको अपने लाइफ को फ्री कराना है, अपनी नेशन को फ्री कराना है ब्रिटिश रूल के लिए, ब्रिटिश रूल से। क्लियर, समझ में आया आप लोगों के?